सो आइए आज कुछ सैम्पल प्रैक्टिस करवा दूँ किरचॉफ की। वैसे तो आपको किरचॉफ आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था किरचॉफ में। आपने साइन कन्वेंशन को आई होप चेक कर लिया होगा। अब थोड़ी बढ़िया सी प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया क्लियरिटी आ जाए किरचॉफ के ऊपर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2010 में आया हुआ है। स्टार्ट हम इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस सीन को ज़रा ध्यान से देखिए। एक सेल यहाँ लगी हुई है 6 वोल्ट की, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। एक 10 वोल्ट का और लगा हुआ है इसके पैरेलल में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। और इन दोनों के कनेक्शन के साथ यहाँ एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आई थिंक इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 12 ओम। आपको बताना ये है कि तीनों लाइंस में, जैसे मैंने मान लिया कि इसमें करंट I1 आ रही है, I2 आ रही है, और यहाँ से I3 आ रही है, तो इन तीनों की वैल्यू बतानी है। देखिए पहली बात तो ये कि इस I1, I2 और I3 की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको किरचॉफ में बता रखा है कि किरचॉफ इतना ईजी है। बस आपको कन्वेंशन और मानने में अगर कन्फ्यूजन ना हो तो, या डर ना हो, खौफ ना हो, तो आप बेखौफ खेलेंगे। जैसे कि यहाँ से आ रही है करंट I1, ये मैंने मान लिया। हो सकता था मैंने उल्टा भी मान लिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ से मान लिया कि इस बैटरी से कुछ I1 करंट आई, इस बैटरी से कुछ I2 करंट आई, और दोनों मिक्स होके यहाँ आ गई। जंक्शन रूल अगर मैं यहाँ लगाऊँ, जैसे इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं, कुछ भी रख देता हूँ, जैसे A पॉइंट रख दिया, तो अगर मैं जंक्शन रूल पर लगाऊँ तो अपन ये कह सकते हैं कि एट A यहाँ से जाने वाली करंट I3 है, और आने वाली करंट I1 और I2 है। यानी कि I3 बिल्कुल इक्वल होगी I1 प्लस I2 के। ये जंक्शन रूल से हमारे को क्लियर हुआ, बिल्कुल साफ क्लियर हुआ। यानी कि पहला लॉ, जंक्शन लॉ, तो यहाँ मैंने लगा दिया। अब जरा दूसरे लॉ की बातचीत करते हैं। ये एक बैटरी और ये एक बैटरी। अब आप जानते हैं लूप लॉ लगाना है ताकि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझ सकें। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है, I2 करंट जा रही है, और I3 होती हुई यहाँ से आ रही है और वापस ऐसे जाएगी, तो अगर यहाँ से I3 आ रही है तो यहाँ से जाएगी भी I3। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई सा भी एक लूप ले लीजिए, और लूप में ट्रैवर्सल कैसा भी ले सकते हैं आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। साइन कन्वेंशन जैसा मैंने बताया था आप उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लूप के लिए। इसका नाम रख देते हैं, सपोज इसका नाम मैंने A B, एक काम करते हैं इस पॉइंट का नाम रखते हैं B C D और E। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम लूप। कौन से लूप की? इस वाले लूप की, एक्सटर्नल लूप के ले लेते हैं। एक्सटर्नल लूप का मतलब A से C तक, A C फिर D E A, A C D E A, ये मैंने एक्सटर्नल लूप ले लिया। अब एक्सटर्नल लूप में मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। मेरी चॉइस है, मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, लेकिन चूंकि करंट की डायरेक्शन ही मानी हुई है इसीलिए मैं ऐसा चलता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इस सेल से शुरू करूँ, या फिर यहाँ से शुरू करूँ, तो जब यहाँ से यहाँ आऊँगा I3 करंट आएगी, तो सबसे पहला ड्रॉप यहाँ आएगा, यहाँ डिक्रीज़ होगी पोटेंशियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू R, इसमें से I कितना पास कर रहा है I3, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो ये है 12। ये पहला ड्रॉप हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस में। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई कि इसको ले लिया माइनस में। फिर यहाँ से आया मैं, और यहाँ से आता हुआ, अब देखिए करंट की डायरेक्शन यही है। यहाँ इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस लाइन में से जो करंट पास मैंने माना हुआ है वो माना हुआ है I2। तो इसको भी मैं ले सकता हूँ माइनस I2 इंटू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ड्रॉप होगा सेल का खुद का, वो होगा I2 इंटू R, I इंटू R से। प्लस इस टर्मिनल से आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस का मतलब एनर्जी का गेन, तो इसको आप प्लस में ले लेंगे, लिख लेंगे +10 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। का मतलब ये है कि 12I3 माइनस में, और माइनस I2 इज इक्वल टू, इधर ले सकते हैं -10। अगर मैं इस 10 को राइट साइड ले जाऊँ तो माइनस में आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12I3 प्लस I2, माइनस को कॉमन लेके काट दिया, इज इक्वल टू 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को आप नोट कर लें, नोटबुक में ध्यान से देख लें, क्योंकि आप लगे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको डिलीट करूँगा और इसी इक्वेशन को काम में रखूँगा। तो आई होप कि आपको इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई, इस लूप से बना दिया मैंने। तो I3 और I2 में रिलेशन आ गया, करेक्ट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो I3 है ये I1 और I2 का सम है, तो I3 की जगह अपन लिख सकते हैं I1 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 12I1, यहाँ से देखिए 12I1 प्लस इस 12 का I2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने I3 की जगह I1 प्लस I2 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 12I2 प्लस I2 इज इक्वस टू 10। सो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 12I1 और 12I2 प्लस I2 यानी कि 13I2 इज इक्वस टू 10। ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया जो I1 और I2 के फॉर्म में आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि I1 और I2 के फॉर्म में, देखिए आप I3 के फॉर्म में भी ले सकते थे, फिर अगला लूप ये लेकर के I3 की वैल्यू सॉल्व कर लेते, या फिर I1 I2 आपकी चॉइस है, आप जैसे भी लेना चाहो उसके अकॉर्डिंग ले लो। फिलहाल I1 और I2 के फॉर्म में आ गया, मैंने इसको ले लिया। अब मैं अगले लूप को सॉल्व करके और फिर नेक्स्ट आंसर निकालता हूँ। अब हमारे पास I1 I2 की एक इक्वेशन आ गई है। सोचिए अगर मैं इस लूप को देखूं जरा, तो इसमें I1 है, इसमें I2 है, यानी इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे I1 I2 की एक और इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करके I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सपोज़ मैंने ये वाला लूप ले लिया, इस वाले लूप की शुरुआत यहाँ से कर देते हैं ABC और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। सो D तो ऑलरेडी ले रखा है मैंने, ABC के बाद E ले लेते हैं यहाँ से, या फिर मान लीजिए कोई और ही ले लेते हैं M। सो ABCM, तो फ्रॉम लूप ABCM को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, अब देखिए आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से चले, यहाँ से चले, आप याद करिए मैंने कहा था करंट के उल्टा जाने का मतलब गेन पॉइंट लेना, लेकिन खैर यहाँ तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, सीधा आप यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने का मतलब था इसको आप रजिस्टर एक यहाँ एज्यूम कर लें, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 0.5। अब इस बैटरी की सिचुएशन देखिए, आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने ये वाली डायरेक्शन ली है तो क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये प्लस में ले लेंगे, क्लॉकवाइज ले लेंगे तो माइनस में। जैसा कि मैंने बताया है, आपकी चॉइस, आप उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बता रखा है शुरू से कि प्लस से जाने माइनस की तरफ जाने का मतलब है कि माइनस में लेना। तो अगर मुझे इस वोल्ट को लिखना होगा तो मैं लिखूँगा -6 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए करंट ऐसे जा रही है, I1 को मैंने इस लूप में ऐसे जाता हुआ माना है, यानी इसका जो ड्रॉप होगा उसमें मैं कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन के उल्टा, रिवर्स, अपने कन्वेंशन के हिसाब से जैसा मैं जा रहा हूँ। करंट ऐसे आ रही है और मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो फिर 0.5 इंटू इसकी जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज इसकी 0.5 है और इसमें करंट I1 आ रही है, तो इसको ले लेंगे प्लस में, जिसको आप लिख सकते हैं 0.5, और करंट इसमें से जो जा रही है वो है I1। यहाँ से पहुँच गया मैं। अब आप समझ गए होंगे, प्लस से माइनस को लिया माइनस में, यहाँ गेन मानेंगे क्योंकि करंट के अपोजिट चल रहा मैं, इसकी रेजिस्टेंस 0.5, इस लाइन में से जो करंट जा रही है I1। अब घूमते हुए नीचे आइए, नीचे देखिए करंट की डायरेक्शन यही है, हमने सपोज डायरेक्शन यही मान रखा है, उसी डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो कर रही है, तो इसका जो ड्रॉप होगा वो माइनस में लिया जाएगा, यानी -1 इंटू, और इसको ले लेंगे I2 क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 है, और फिर यहाँ जो बैटरी है वो उल्टी लगी हुई है, रिवर्स में, मतलब माइनस से प्लस जाना है, यानी गेन होगा, इसको ले लेंगे अपन +10 = 0। आपको ये इक्वेशन समझ आनी चाहिए। मैं फिर कह देता हूँ, यहाँ प्लस से माइनस, तो 6 को माइनस में ले लिया, करंट के उल्टी डायरेक्शन यानी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो गेन कर दिया। फिर यहाँ जब मैं आया तो यहाँ से करंट इसी डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ से देखिए एरो से, तो जब यहाँ से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में जाने का मतलब ड्रॉप करना, I2 × 1, रेजिस्टेंस 1 है और करंट I2, और फिर ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो ये गेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, -6 + 10, तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस में, 10 में से 6 माइनस हुआ तो बचा 4, प्लस 0.5 I1 माइनस I2 = 0। अब हम चाहें तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 I1 माइनस I2 = -4। ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई I1 के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपने नोट कर ली थी, ये वाली है इक्वेशन नंबर 1,
ये वाली है इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो मैं इसको फटाफट अब इसको डिलीट करता हूँ और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन को मैंने वापस यहाँ रख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 12 है, यहाँ 0.5 है, तो एक काम करते हैं, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12/1। और करना पड़ेगा, अगर इससे करोगे तो इससे भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -24I2 इज इक्वल्स टू, अगर 24 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 96 माइनस में, तो ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 की मॉडिफाइड वैल्यू ये हो गई। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 12 से 12 कट जाएगा, 13 एंड 24, आप देखिए ये कितना हो जाएगा 437, यानी 37I2 इज इक्वल्स टू 96 + 10 106, यानी I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 106 डिवाइड बाई 37 पॉजिटिव में, यानी हमारी सपोज डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट थी क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया और I2 की वैल्यू यहाँ आ गई। इस I2 की वैल्यू उठा के किसी एक में रख देंगे तो I1 सॉल्व हो जाएगी, एंड I1 + I2 I3 के बराबर होता है, I3 भी निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको साइन मेन कैसे था कि इसमें इक्वेशन कैसे बनाएं, साइन कन्वेंशन को कैसे लें, ये सब मेन ट्रिक है, तो वो मैंने बताया। और फिर इक्वेशन सॉल्व करना आप सब जानते ही हैं, इसकी वैल्यू निकालना। आइए फटाफट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए एक सीन ऐसी है कि इसमें 1 2 3 4 बैटरीज हैं। ये 1 ओम की और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 वोल्ट का इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस इन चारों के। और बीच में एक लगा हुआ है रजिस्टर, आई थिंक ये 2 ओम का है, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आप B और D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कन्फ्यूजन होती है कि किरचॉफ में 2 पॉइंट्स का करंट निकालना तो जानते हैं, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस कैसे निकालें। बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है, ओम्स लॉ को फॉलो करिए। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है तो आप इस पॉइंट से सपोज चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो इस और इस किसी सर्किट के, जैसे ये बैटरी है तो इसके 2 पोटेंशियल 2 टर्मिनल्स 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते थे, V = IR से। इसमें कितना I जा रहा है, कितनी रेजिस्टेंस है, तो I इंटू ये वाला R 2 ओम करेंगे तो इसके 2 टर्मिनल्स के क्रॉस निकल जाएगा, फिर वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। तो हमें किसी एक को चूज़ करना है, हमें इस आउटर सरफेस से फोकस ही नहीं करना, जो हमारे लिए ईजी अप्रोच है अपने को वही करना है। अब जैसे यहाँ 4 बैटरीज हैं, कौन सी करंट कहाँ से निकलेगी, कैसे साइन लेंगे, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैंने कहा कहीं से, ये आपकी मर्जी है, आप क्या मानते हो। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि आपने मान लिया कि, अब जैसे देखिए कई बार होती है कि बच्चे सोचते हैं प्लस यहाँ है तो करंट ऐसे आनी चाहिए, हाँ ऐसे मान लो, आपकी मर्जी है तो आप उल्टा भी मान लो, कोई बड़ी बात नहीं। मान लिया करंट I से यहाँ से आ रहा है I, और यहाँ से चला गया I1, ऐसा मान लिया, तो यहाँ से आप कॉमन सेंस है कि यहाँ से जो जाएगा वो जाएगा I - I1। प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे आप इस जंक्शन को सेट करो अपने दिमाग में और सोचो कि इस जंक्शन पे यहाँ से करंट आ रही है I, उसमें से कुछ पार्ट इधर चला गया I1, कुछ पार्ट इधर चला गया। बैटरी को देखो ही मत आप, आपकी मर्जी है, ये मैं बार बार कहता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जब यहाँ से I आया, I1 इधर से गया, तो यहाँ से I1 मानोगे आप, फिर आपने I - I1 को यहाँ से भेजा हुआ है, तो I - I1 यहाँ से जाएगा, फिर ये दोनों यहाँ से मिक्स होंगे हमारे मानने के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ बनेगा वापस वही I, और यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा। पहली बात, I की डायरेक्शन कैसे लेनी है वो आप समझ गए, बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी चलेगी, कहीं कुछ नहीं सोचना। दूसरी बात, इसमें आप कैसे भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है, आपकी जैसी इच्छा वैसे चल लो। मान लो क्लॉकवाइज चल लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लें, चलो क्लॉकवाइज चल लेते हैं, कैसे भी आप चल लो, आप जैसे चलोगे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक करंट लेना और चलना, ये बातें आप समझ गए। अब फटाफट मैं इसको यहाँ थोड़ा सा पार्ट लिखता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे, आप सब देखिए। अब मैं अगर चलूँ फ्रॉम लूप, यहाँ से लिख दूँ कि कोई सा भी एक लूप ले लो। फ्रॉम लूप कौन सा है, DBCD। तो आप देखिए क्या हो जाएगा। पहले मैं यहाँ से चल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन भी सपोज्ड यही है, तो मान लिया इस 2 ओम से जो ड्रॉप होगा वो हो जाएगा माइनस में I1 × 2
माइनस क्यों? क्योंकि सपोज डायरेक्शन के लाइन में ही मैं जा रहा हूँ, यानी मेरा ड्रॉप होगा। जब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ करंट की डायरेक्शन उल्टी है और मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर मैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में सोचूं तो वो हो जाएगा प्लस में। प्लस में सोचिए क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहाँ कहीं कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ कहीं दिखाऊं 1 ओम को, तो 1 ओम में मैं उल्टी डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो प्लस में आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ I माइनस I1 इंटू इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, प्लस में आएगा। यहाँ भी मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस 1 वोल्ट आ जाएगा। 1 वोल्ट को अभी मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 1 लिख दिया। फिर यहाँ से आएंगे, जब मैं यहाँ से आऊँगा तो इसके प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो ये वोल्ट, पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लीजिए। अब रेजिस्टेंस में देखिए, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें मेरी जो मूवमेंट है वो ऐसी है और इसमें जो करंट जा रही है ऐसी जा रही है। तो यहाँ भी करंट के रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ भी ये प्लस ही होगा। करंट की डायरेक्शन को उल्टा जाना का मतलब गेन होना। तो 3 ओम 3, और इसमें से करंट कितना सपोज किया हुआ है मैंने, I माइनस I1, तो आ जाएगा I माइनस I1। और यहाँ बैटरी पे आइए, बैटरी के प्लस से माइनस का मतलब डिक्रीज़ करना, यानी डाउन होना का मतलब ये आ जाएगा -3 वोल्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गया मैं। तो ये ओवरऑल है इक्वेशन बन गई। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कैसे लिख सकता हूँ? अब आप देखिए, यहाँ मैंने इस 2 इंटू I1 को लिख दिया -2I1, यहाँ लिख दिया I1 क्योंकि I का 1 से मल्टीप्लाई होगा, I ही आ जाएगा -I1 और +1, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3I प्लस में, फिर माइनस साइन है तो -3I1, यहाँ I1 का टर्म आ रहा है, -3 इज इक्वल टू 0। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 का 1 2 1 3 और 3 6, माइनस में है तीनों टर्म्स तो -6I1 और 1I, मतलब यहाँ I 1I और +3I तो आ जाएगा 4I और +1 -3 तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। यानी 4I को एज इट इज़ रखा, -6I1 को एज इट इज़ रखा और 2 यहाँ एज इट इज़ आ गया। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक I और I1। यहाँ से भी अगर मैं कोई I और I1 वाला लूप फाइंड आउट कर लूँ तो दोनों को सॉल्व करके और मैं आंसर ला सकता हूँ, किसी एक की और फिर दोनों की। तो यहाँ देखिए, इस वाले लूप में यहाँ से I आ रहा है, इस वाले में I1 आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले लूप को सॉल्व करूँ तो मेरे को जो रिज़ल्ट आने वाला है वो I और I1 के फॉर्म में ही आने वाला है। तो फटाफट इस लूप को सॉल्व करते हैं। मैं इस इक्वेशन को, इसको इरेज करके और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ और इसको एज इट इज़ रखता हूँ। अब जरा ये लूप 2 समझिए। लूप 2 कहाँ से शुरू करते हैं? मैंने लिया फ्रॉम लूप DABD, सिर्फ इस पर फोकस करें, इस लाइन पे, यानी DAB और D। देखिए सपोज डायरेक्शन मैंने शुरू में ही नीचे की तरफ माना हुआ है। अब सपोज डायरेक्शन के उल्टा चल रहा हूँ। उल्टा चलने का मतलब कि इस में अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है और इसमें से करंट आई जा रही है तो इसको मैं लूँगा प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। तो 1 इंटू आई, फिर इस बैटरी में जो कि 1 वोल्ट की है इसमें माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो ये भी +1 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो -2 वोल्ट हो जाएगा। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसमें से करंट आई पास करिए, लेकिन करंट ऐसे पास करिए, मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेवल्सल उसके ठीक उल्टी है। तो 2 ओम इंटू आई तो 2I हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ, इसमें भी करंट उल्टी डायरेक्शन मानी हुई है और मेरी ट्रेवर्सल इधर की तरफ है तो I1 इंटू 2 तो 2I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं यहाँ आ गया। सो आई होप कि ये वाली लाइन समझ आई, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1I को I लिख सकते हैं, +1 माइनस यहाँ पे -2 आ रहा है। तो देखिए इसको 1 -2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो फाइनली -1 लिख सकते हैं इस पूरे का रिजल्टेंट। तो -1 लिख दिया, 2I को एज इट इज़ रखा और +2I1 यहाँ रख दिया। तो इस अगर 1 को पहले तो 2I को और I को जोड़ूंगा तो 3I आएगा और इस 2I1 को एज इट इज़ रखा और इस -1 को राइट साइड ले गया तो प्लस में आ गया। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनी 3I + 2I1 इज इक्वल टू 1। सो आई होप कि इसमें क्लियरिटी आ गई, कैसे इस लूप को लिया है वो भी आपको समझ आ गया। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को, इस सेकेंड को सॉल्व करूँगा। आपने आई होप कि इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो ध्यान से समझ लिया होगा। अब मैं फाइनली इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार इसको डिलीट करके। सो फाइनली अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? काम करते हैं, इस I1 को हटा देते हैं तो इसको 3 से और इसको 4 से उल्टा कर देते हैं, इसको 3 से और इसको 4 से, तो ये हो जाएगा 12I। सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता है,
18i1 इज इक्वल्स टू 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले में, नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12i प्लस इसको 4 से किया तो 8i1 और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल्स टू, फिर इसको 4 से किया तो आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करके माइनस कर लेते हैं, काम करते हैं, तो 12 से तो 12 कट जाएगा, 18 माइनस 8, तो 18 और 8 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आई होप 26i1 माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों माइनस में ही चली गई, और 6 माइनस 4 कितना आया 2। सो i1 की वैल्यू अपने को आ गई माइनस में माइनस 2/26, जिसको आप लिख सकते हैं काट करके i1 इज इक्वल्स टू -1/13। आपने देखा यहाँ i1 की वैल्यू माइनस में आ गई। माइनस में आने का मतलब मेरी जो डायरेक्शन सपोज थी वो गलत थी। एक्चुअल में करंट जैसे मैंने माना था वैसा नहीं था, उसके उल्टा था। अब आप सोचिए, अगर आपसे BD का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, सर्किट आपको ध्यान है, VD का मतलब उस लाइन में I1 मैंने माना हुआ था, तो अगर उस लाइन में I1 है तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, यानी 1/13 इंटू उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/13 वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर। अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो किसी इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट कर दे, I की वैल्यू आ जाएगी, और I माइनस I1 करेंगे तो तीसरी लाइन में करंट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो भी निकालना होगा आप इस वे में निकाल सकते हैं। मैं फिर से कहूँ, ये इक्वेशन आपने सॉल्व करना देख लिया, इसको मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया, 18 8 26 आ गया, I1 ये माइनस क्योंकि माइनस किया हुआ है, और 6 माइनस 4 2 आ गया। सो I1 की वैल्यू 2/26 आ गई, जिसको -1/13 कहते हैं। और लास्ट में फिर बताऊँ कि ये माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी सपोज डायरेक्शन गलत थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपने गलती नहीं करी, आप बिल्कुल सही हैं, बस आपके अकॉर्डिंग ये माइनस में आ गया, आंसर करेक्ट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस उस बीच वाले टर्मिनल में से I1 करंट पास कर रहा था, तो इस दोनों एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से कितनी करंट I1 1/13, इसका रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2/13 वोल्ट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो 2 इजी क्वेश्चंस रहे जो आपको समझ आए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियरिटी और अच्छी होगी हमारी। आइए जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये कन्फिग्रेशन पहले डिस्कस किया हुआ है, ये लगभग व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, 100 60 10 और 5, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बैलेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन के करने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको अनबैलेंस ब्रिज समझ आ जाएगा कि कोई ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो फिर कैसे निकालते हैं उसका करंट, कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में कितनी करंट फ्लो होगी, या नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सॉल्व होंगे। फिलहाल हमारा टारगेट ये है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी से एक कनेक्टेड है सारा कन्फिग्रेशन, 100 ओम यहाँ है, 10 ओम यहाँ है, ये 5 और ये 60, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम, यानी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। माना इसमें से करंट जो फ्लो करी उसका नाम ने IG रख दिया, तो इसी के मैग्नीट्यूड बताना है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आएगी। प्योर NCERT बेस्ड एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं करा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अनबैलेंस ब्रिज का एक आइडिया दे दूँ यहाँ की ये सॉल्व कैसे होगा। खैर फटाफट समझते हैं आगे इसके अप्रोच क्या है। मान लिया यहाँ से करंट I आ रहा है इस बैटरी से, और 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ I1 इधर गया, कुछ I2 इधर आया। जब ये I1 इस जंक्शन पे पहुंचा तो इस जंक्शन से कुछ करंट नीचे जा रहा है, इसका मतलब जो बचा I1 आने का, IG जाने का, तो एक IG, तो जो बचा हुआ करंट होगा I1 में से IG माइनस करेंगे तो वो इस लाइन से क्रॉस करेगी। सपोज़ यहाँ से आई IG और यहाँ से आया I2, ये दोनों मिक्स हुए और इस जंक्शन के ऊपर आने के 2, एक IG और एक I2, और दोनों मिक्स होकर के यहाँ से जाएंगे I2 IG जंक्शन लॉ से। तो आपको करंट मेरे हिसाब से समझ आ चुकी है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है। अगर करंट समझ आ गया हो तो इस लूप का नोमेनक्लेचर करके और फटाफट यहाँ 3 लूप्स बन सकते हैं, हालांकि बहुत बन सकते हैं। एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप, एक बाहर वाला लूप, बाहर 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 लूप आप कोई सा भी बना लो, आपकी चॉइस है, जिससे ईजी हो वो वाला लूप आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलिए नोमेनक्लेट करके मैं इसके लिए लूप बनाता हूँ। सो मान लिया इन पॉइंट्स का नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी ABCD, ये 4 टर्मिनल्स का नाम रख दिया। अब मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूँ किसी एक लूप को लेकर। अब ज़रा किसी एक लूप को, जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है B A D और B, मैं ज़रा इस लूप को सॉल्व करूँ।
अब चल लेते हैं कैसे भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मान लिया मैं एंटी क्लॉकवाइज चल लेता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज बी से शुरू करते हैं। अब देखिए करंट की ट्रेवर्सल डायरेक्शन ऐसे ली हुई है और मैं उसके उल्टा चल रहा हूँ, यानी कि I1 करंट जा रहा है 100 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस में 100 I1। आपको क्लियर हो गई कहानी, क्योंकि मैं करंट के ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में उल्टी चल रहा हूँ। 100 I1 ये आ गया प्लस में। अब यहाँ से आऊँगा, यहाँ से आया फिर ऐसे घूमता हूँ, ये करंट की सपोज डायरेक्शन यही है, तो इसके डायरेक्शन में जाऊँगा तो माइनस आएगा, तो 60 इंटू I2, तो यहाँ आ जाएगा -60 I2। और फिर वापस आकर के यहाँ आऊँगा। अब करंट की ट्रेवर्सल की डायरेक्शन नीचे है और मैं उसके अपोजिट जा रहा हूँ। इसकी रेजिस्टेंस 15 है और करंट इसमें IG जा रही है, तो प्लस में आ जाएगा +15 IG इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे को, ये फर्स्ट इक्वेशन जिसमें I1, I2 और I3 तीन वेरिएबल्स आ गए। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब सिमिलरली आप चाहिए तो आप एक और इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे, तो I1, I2 और IG की एक और इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अगर सेकेंड लूप ले लूँ फ्रॉम लूप, अब कौन सा लेना है, अगर मैं इसको ले लूँ BDCB, तो इसको लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। यहाँ से आइए करंट की डायरेक्शन के अलोंग, तो 15 इंटू IG, तो ये आ जाएगा माइनस में 15 IG। और फिर यहाँ से आते ही यहाँ घूमें, यहाँ भी करंट के अलोंग चल रहे, तो I2 प्लस IG इंटू 5, ये आ जाएगा माइनस में। माइनस का मतलब I2 प्लस IG इंटू 5, ये 5 है। फिर वापस आते हैं इधर की तरफ, तो अब देखिए करंट की ट्रेवर्सल की डायरेक्शन ऐसी है और मैं इसके अपोजिट जा रहा हूँ, मतलब गेन कर रहा हूँ, तो 10 इंटू I1 माइनस IG, यानी कि अपोजिट जाने का मतलब प्लस जाना। करंट क्या है I1 माइनस IG और इंटू 10। इसको मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से 15 IG करंट की डायरेक्शन में ही उसी की ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में जाना, 15 इंटू IG पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में आएगा। फिर यहाँ आया करंट की डायरेक्शन की ही उसी डायरेक्शन में I2 प्लस IG इंटू 5 माइनस में, I2 प्लस IG इंटू 5 माइनस में, और फिर यहाँ से उल्टा गया क्योंकि करंट यहाँ से नीचे की तरफ माना हुआ है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो 10 इंटू I1 माइनस IG, 10 इंटू I1 माइनस IG, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन नंबर 1 ये हुई और इक्वेशन नंबर 2 ये हुई। इक्वेशन फॉर्म करनी आपको आनी चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि I2 का 5 से मल्टीप्लाई IG का 5 से, I1 का 10 से, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जरा ये समझते हैं, यहाँ इस 15 IG को मैंने एज इट इज़ रखा, -15 IG, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 I2 और माइनस में है तो यहाँ लिख दिया 5 I2। फिर 5 को IG से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस इसके साथ हो गया, तो -5 IG, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया 5 IG माइनस में, यहाँ साइन प्लस है, प्लस लगाया। 10 को I1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 I1, फिर इस 10 को IG से मल्टीप्लाई किया 10 IG, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाया और इज इक्वल्स टू 0 है। फाइनली I1 का टर्म सिंगल एक है तो लिख दिया 10 I1। I2 के टर्म कितने हैं 5 I2, इसका भी सिंगल टर्म है, यहाँ लिख दिया -5 I2। IG यहाँ देखिए -15 -5 -20 हो जाएगा, -10 -30 हो जाएगा सारे टर्म। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, 10 I1 -5 I2 30 -30G इज इक्वल्स टू 0। सो आपको इक्वेशन नंबर 1 भी आपने नोट कर ली, इक्वेशन नंबर 2 भी आपने नोट कर लिया। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन हो तो सॉल्व करके एक की निकल जाएगी, फिर दूसरे की निकाल लेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल के लिए कम से कम 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो अभी हमें तीसरी इक्वेशन की तलाश है, तो तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, किसी एक लूप को, जैसे मैं ये आउटर लूप को यूज़ कर देता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। आउटर लूप को यूज़ करूँगा तो I2 और IG का एक इक्वेशन आ जाएगा, इसमें I1 नहीं होगा, तो अपन किसी एक का I1 उठा के यहाँ पुट करेंगे और फिर तीनों इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये बाहर वाले लूप को यूज़ करता हूँ। आई होप कि आपने ये प्रोसेस समझ लिया। मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक जगह कलेक्ट करता हूँ और कलेक्ट करके फिर आपको सॉल्व करता हूँ। सो फाइनली मैंने इक्वेशन 1 यहाँ लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, और मैं थर्ड इक्वेशन की तलाश कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन के लिए मैं ये आउटर वाले ले लेता हूँ, ADCE और A, ये लूप बना दिया मैंने। कहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज A से शुरू करना है, करंट की ट्रेवर्सल की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो 60 इंटू I2 माइनस में हो जाएगी,
-60 इंटू आई टू, आप सब अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ आया मैं, फिर यहाँ से यहाँ जाना शुरू किया, ये भी माइनस में हो जाएगा। I2 प्लस आई जी, और I2 प्लस आई जी के साथ रेजिस्टेंस कितनी है 5, ये सॉल्व। फिर यहाँ से आया, यहाँ से आ रहा हूँ तो करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि +10 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आ गई, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और आगे इसको लिख सकते हैं। सो देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, -60 I2 को एज इट इज़ रखा, इस 5 को I2 से मल्टीप्लाई किया तो -5 I2, फिर इस 5 को IG से 5 IG और माइनस साइन आएगा तो -5 IG, +10 इज इक्वल्स टू 0। I2 और I2 को जोड़ दीजिए तो 65 I2 हो जाएगा माइनस में, -5 IG, और ये 10 आगे जाएगा तो -10, माइनस माइनस तीनों के प्लस हो जाएंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, 65 I2 + 5 IG + 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को एक बार लेकर के फाइनल आंसर आपसे डिस्कस करता हूँ। अब जरा इसको समझिए, मैंने 100, 15 और 60 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो 20, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो 3, और 5 से डिवाइड करूँगा तो 12। ये आ गया सिंप्लीफाइड वर्जन। फिर इसको भी 5 से कर दिया तो आ जाएगा 2, 5 से करूँगा तो 1, और 5 से करूँगा तो 6। इसको भी मैंने कर दिया थर्ड इक्वेशन को, 65 को 5 से डिवाइड किया 13, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और 10 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 2। ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई, इजी इक्वेशंस। अब अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा इसमें समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ I1 I2 है लेकिन साथ में IG भी है, यहाँ भी I1 I2 है लेकिन साथ में IG भी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से IG की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ से मैं IG की वैल्यू पूछूँ कि IG की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मैं अगर इसको ले लूँ तो आप लिख सकते हैं 2 - 13 I2, बड़े आराम से 2, और यहाँ 13 इधर जाएगा तो 2 - 13 I2। तो अगर मैं इस 2 - 13 I2 को यहाँ पेश कर दूँ तो अब जो बचा I1 I2 और I2, यानी सिर्फ दो वेरिएबल बचे इस इक्वेशन में, I1 और I2। अगर इसी IG की वैल्यू मैं सेकंड वाली में रख दूं यहाँ पे, तो भी यहाँ I1 I2 बचा। तो अगर किसी दो इक्वेशन में सिर्फ I1 I2 हूँ तो उसको सिंप्लीफाई करके आराम से I1 एंड I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। आप समझ गए। तीसरी वेरिएबल सिर्फ हमें इसलिए चाहिए थी ताकि उसमें से जो थर्ड वेरिएबल है उसको उसी I1 या I2 के फॉर्म में चेंज कर लें। यही I2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, सॉरी IG की। तो I2 आ जाएगा I1 I2, यहाँ भी I1 I2। और जिस इक्वेशन में, जिस दो इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल हो उसको सॉल्व करना हम 3-4 बार कर चुके हैं। तो जब आप इसी अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे तो IG का आंसर आ जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो IG की वैल्यू आ जाएगी 2/410, और जो कि मिली एम्पियर में ले लेंगे तो 4.87 मिली एम्पियर। तो आपको क्या अप्रोच इसके बाद अपनाना है वो आप समझ गए। मेन हर्डल थी इक्वेशंस बनानी, और इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। तीसरे IG की वैल्यू निकाल दी, उसको इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है और फिर दोनों को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ। फाइनली हमने 3 न्यूमेरिकल्स करे अच्छे, और इससे एक बेसिक आइडिया तो लग गया आपको कि किसी भी इक्वेशन को देख करके आप कैसे बनाएंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस कैसे करेंगे, और इक्वेशंस मल्टीपल कैसे बनाएंगे। अब मैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, प्रैक्टिस पार्ट 2 में। उन तीनों में मैं क्यूबिकल वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का हर्डल बना हुआ है कि क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैं किरचॉफ से और क्यूब्स को सॉल्व करने की अदर क्या मेथडोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर भी हेल्प ले करके और करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसकी अच्छे से एक बार देख लीजिए, और क्यूबिकल की पहले खुद ट्राई करिए, फिर वो वीडियो देखिए, फिर आपको इंटरेस्ट के साथ समझ आएगा। ओके।